रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए तेल महंगा हो रहा है। चाचा जी, जब लड़ाई नहीं हो रही थी और कच्चा तेल सबसे सस्ता मिल रहा था, तब भी आप सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों हमसे खरीदवा रहे थे? देश के संविधान की क्या ताकत है। लेकिन पता नहीं था कि चाय भले ना बेचा हो, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहा है वो स्टेशन जरूर बेच दिया है। जब नहीं बचा एयर इंडिया तो तबला बचाएगा सिंधिया। पीएम केयर नाम का एक फंड था। पीएम का केयर नहीं था, वो जनता का केयर करने के लिए था। उसमें जो पैसा आया, लोगों ने जो चंदा दिया, तो पीएमओ ने कहा कि इस चंदे का हिसाब हम नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे भाई? काहे नहीं दीजिएगा? अरे हम लोग जसोदा बहन हैं कि आपसे नहीं पूछेंगे कि काहे हमको छोड़ करके भाग गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। मैं बिहार से आता हूँ। मैं रास्ते से आ रहा था तो गांधी चौक पर राम जी अकेले बैठे हुए थे। मैं मिथिला से आता हूँ और राम जी की शादी रामायण में मिथिला में हुई है। जानकी माता सीता का जन्म स्थान मिथिला है और आज तक हमने कहीं राम जी को अकेले नहीं देखा था। जब भी होते हैं राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान। आजकल जी को लोग अकेले बिठा दे रहे हैं। मैं चूंकि उनके ससुराल से आया हूं, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में सिद्धार्थ आए थे, हमने उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया। मैं बिहार से आता हूं। मोहनदास करमचंद आए थे, हमने उनको महात्मा गांधी बना करके भेज दिया है। एक बात और, जब भी मेरा नाम लिया जाता है तो साथ में जेएनयू का नाम जरूर लिया जाता है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं 2016 में जेएनयू का प्रेसिडेंट था। अब उस बात को 6 साल हो गए हैं और 2018 में मैंने अपनी पीएचडी पूरी करके उस यूनिवर्सिटी से मैं बाहर आ गया और यूनिवर्सिटी में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के चलते मेरे सामने जो आज कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और हमने उसी परंपरा को याद करते हुए, जिस परंपरा को ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, जिस परंपरा को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया कि हम इनसे लड़ेंगे, इनके सामने हम झुकेंगे नहीं। और आज वो दिन है ज्योतिबा फूले के जन्म का। आज वो दिन है कि पूरा देश फूले साहब की जयंती मना रहा है। और आप सब जानते हैं कि ज्योतिबा फूले को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना वैचारिक गुरु मानते थे। वो आपस में कभी मिल नहीं पाए, लेकिन शिक्षा को लेकर के जो बातें ज्योतिबा फूले ने की, उस बात को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विचारों में आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फूले साहब ने अपने विचारों में साफ साफ कहा कि आपको धार्मिक प्रतिष्ठानों की घंटी और शिक्षण संस्थानों की घंटी का फर्क समझना पड़ेगा। शिक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, एक बार अगर उसको कोई पी ले तो फिर वो दहाड़ना बंद नहीं कर सकता है। और आप तमाम लोगों के टैक्स के पैसे से इस देश के एक सरकारी विश्वविद्यालय में हमने भी डॉक्टरेट की उपाधि ली है। हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम आपके हक के लिए आवाज को बुलंद करते हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई भूमिका नहीं है। और जब मैं रास्ते से आ रहा था, गांधी चौक पे जब राम जी हमको मिले बैठे हुए, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश में क्या लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि वनवास के दौरान भगवान प्रभु श्री राम सबरी का बेड़ खाते हैं और आप आज उनका नाम लेकर के
लोगों का दुकान जलाते हैं। ये क्या है? ये नफरत की एक ऐसी साजिश है, ये नफरत की एक ऐसी आग है जिसमें इंसानियत और मानवता को जलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आग की लपट है, ये जो नफरत है, इसको अगर हमने समानता और मोहब्बत से नहीं हराया तो ये हमारे अधिकारों को भी जला देगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ आप देश की हालत देखिए, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ता है, रोज। कोई ऐसा दिन नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ता हो। लगातार रसोई गैस महंगा हो रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे चला गया है। वो हिंदी फिल्म का एक गाना सुने हैं ना, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, पेट्रोल डीजल से कहता है चलो चलो यार चलो 100 के पार चलो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी टाई और अंग्रेजी मानसिकता छोड़ करके गए। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के साथ बैठ करके जो चाय पे चर्चा करते थे, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही देते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, आज वो गद्दी पे बैठ करके अंग्रेजों की चाल हमारे साथ चल रहे हैं। अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो राज करो। और ये आज जो बैठे हुए गद्दी पे लोग हैं, ये क्या करते हैं? फूट डालो और राज करो। आपसे मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, टीवी आपने खरीदा है, सरकार ने गिफ्ट किया है क्या? आप अपने पैसा से टीवी खरीदे हैं ना, उसका हर महीने रिचार्ज आप अपने पैसे से कराते हैं ना, आपके हाथ में रिमोट है ना। आपको लगता होगा कि हमको कितनी शक्ति है, जो चैनल बंद करेगा वो चैनल बदल करके देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चैनल बदल करके देख लीजिए, इस चैनल से उस चैनल पे चले जाइए, आपकी समस्या, आपका मुद्दा, आपकी परेशानी आपके ही टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। कितनी बार यह दिखाया जाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पहले माँ बाप कहते थे कि कोई टेक्निकल हैंड कर लो बेटा, नौकरी मिल जाएगी। अरे माता जी, टेक्निकल हैंड छोड़िए, इस देश में इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। हर साल 5.5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं इस देश में। मैं अभी नागपुर से आया हूं, दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पुणे में दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अहमदाबाद में कॉलेज है, चारों तरफ कॉलेज बने हुए हैं। लेकिन उस कॉलेज से जो निकलने वाले इंजीनियर हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए। क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि किसी भी साल 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दिया गया है। कोरोना के दौरान जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। ये है निजी सेक्टर की हालत। अगर आप सरकारी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे स्कूल के टीचरों का सवाल हो, कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं की जा रही हैं। क्यों करेंगे? आपसे हमसे धर्म के नाम पर वोट ले लिए, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, आपके बेटा को नौकरी क्यों देंगे? और यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया जाए। फूट डालो राज। यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए कि जब दुनिया में तेल सस्ता था तब भी हम महंगा तेल खरीद रहे थे। आज जब तेल महंगा हो गया है दुनिया में, तो कहते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए तेल महंगा हो रहा है। चाचा जी, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, जब यूक्रेन और रसिया आपस में नहीं लड़ रहा था और कच्चा तेल सबसे सस्ता मिल रहा था, तब भी आप सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों हमसे खरीदवा रहे थे?
किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, एक तरफ आपकी पेट्रोल की टंकी और दूसरी तरफ साहब की नौटंकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। कि नहीं रहेगी बेकारी, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। अरे आपके सपने में हम आ गए और ऐसा लगा कि वाह, देश के संविधान की क्या ताकत है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं था कि ये आदमी का चाय बेचने का दावा किताबी है, फर्जी है। पता नहीं था कि चाय भले ना बेचा हो, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहा है वो स्टेशन जरूर बेच दिया है। पता नहीं था कि हमको तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका भतीजा बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन जाएगा। पता नहीं था कि किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए किसान ने नहीं मांगा जबरदस्ती कि हम किसानों का भला करेंगे, आप 3 कानून ले लीजिए। अरे ऐसे पकड़ पकड़ करके कौन भलाई करता है? देश के किसानों ने मांगा था क्या कि आप मुझे कृषि कानून दे दीजिए? उस कृषि कानून को वापस कराने के लिए 700 किसानों को जान गंवानी पड़ी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की आप बात मत कीजिए। इस देश की क्या विडंबना है, इसको समझिए। खुशी होती है महामहिम राष्ट्रपति को देख करके, रामनाथ कोविंद साहब को, माननीय राष्ट्रपति को देख करके आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई इस देश में दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। लेकिन जो ही हाथरस में एक बेटी की जान जाती है और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है, आत्मा वापस जो है शरीर में आ जाती है, दिल बैठ जाता है। लगता है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं पूरा हो रहा है, ये तो गुरुजी का सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। हम ये बात भूल गए हैं कि हम कहां से चले हैं। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने का संकल्प लिया था, तो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे। और ये बात मैं बता रहा हूं 19वीं शताब्दी की। 1947 में जब देश आजाद होता है और संविधान सभा का निर्माण होता है, 15 महिलाओं को उसमें भागीदारी मिलती है। हमारा देश एक दिन में नहीं बना है, 5000 साल का इतिहास है। आप में से तमाम लोग ये सोच करके मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, मेरा ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं है। मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। आप सोच करके मुझे बताइए कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है भैया, जो सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही हो वो राष्ट्रवादी होने का दावा कैसे कर सकती है? रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है ना, बीएसएनएल राष्ट्रीय संपत्ति है ना, एलआईसी राष्ट्रीय संपत्ति है ना, तो इसको बेचने वाले लोग राष्ट्रवादी कैसे हैं? इनका तर्क ये है कि घाटे में चल रहा है, इसीलिए सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं। मतलब कल को इसके माँ बाप जब काम नहीं करेंगे, कोई आमदनी लेकर के नहीं आएंगे, तो ये अपने माँ बाप को बेच देंगे। यही तर्क है ना कि आपके माता पिताजी अगर बीमार हो गए हैं तो आप उनका इलाज करवाएंगे ना, कि उनको मार्केट में ले जाकर के ले लो 10 रुपया में ले लो दोस्त, मेरे पप्पा को 10 रुपया में लो, और फिर हम कहेंगे तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। कैसे भाई? एक चीज हमको सोच करके बताइए कि अगर शिक्षा नहीं बचेगी, सरकार का काम यदि शिक्षा देना नहीं है, तो हमारा काम क्यों है शिक्षा मंत्री को वेतन देना? आप सोच करके हमको बताइए कि अगर बीएसएनएल बचेगा ही नहीं तो दूरसंचार मंत्री क्या करेगा?
आप हमको सोच करके बताइए कि जब नहीं बचा एयर इंडिया तो तबला बचाएगा सिंधिया? क्या करेगा सिंधिया? ये सोचने की बात है। और ये जो सरकारी उपक्रम है, इनको जो बेचने की साजिश है, इस साजिश को भी आपको समझना पड़ेगा। जो लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब रेलवे बचेगा ही नहीं तो रेलवे में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? जब बीएसएनएल बचेगा ही नहीं तो बीएसएनएल में रिजर्वेशन कहां मिलेगा? जब एलआईसी बचेगी ही नहीं, तमाम सरकारी संस्थान बेच दिए जाएंगे, तो फिर देश का क्या होगा? जब सरकारी अस्पताल ना हो, सरकारी स्कूल नहीं हो, सरकारी रेलवे नहीं हो, तो सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं हो, हमारा ये कहना है। क्या करेंगे सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के? ये जो देश होने की संकल्पना है, इस देश की संकल्पना को खोखला क्यों किया जा रहा है? देश की संकल्पना को खोखला इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के भीतर जो नागरिक होने का एहसास है, उस नागरिक होने के एहसास को समाप्त कर दिया जाए। आप सोच करके हमको बताइए, प्रधानमंत्री से हम हैं कि हमसे प्रधानमंत्री हैं? बताइए। प्रधानमंत्री वोट दे करके हमको जनता बनाया है कि जनता ने वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है? हमने बनाया है ना। और आज हमारे अधिकार को किस तरीके से खत्म और समाप्त किया जा रहा है, इस बात को हमको सोचने की जरूरत है। पीएम केयर नाम का एक फंड था। पीएम का केयर नहीं था, वो जनता का केयर करने के लिए था। उसमें जो पैसा आया, लोगों ने जो चंदा दिया, तो पीएमओ ने कहा कि इस चंदे का हिसाब हम नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे भाई? काहे नहीं दीजिएगा? अरे हम लोग जसोदा बेन हैं कि आपसे नहीं पूछेंगे कि काहे हमको छोड़ करके भाग गए? हम देश की जनता है ना भाई, तो हम पूछेंगे आपसे कि क्यों नहीं हिसाब दीजिएगा? बताइए तो कि चंदा कहां से आया। इसलिए नहीं बताते हैं कि चुनाव से पहले चंदा लेते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो जिस दोस्त से चंदा लेते हैं उसको धंधा देते हैं। इस सवाल का जवाब इनसे क्यों ना मांगा जाए कि भाई तुम गरीबी हटाने के नाम पे आए थे, गरीबी हटाने के लिए हाथ उठा करके लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, हमारी गरीबी हटी नहीं, तुम्हारा गरीब अमीरी जो है बढ़ गया है। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? और जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे, यह पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार से सवाल पूछने के चलते लोगों को देश विरोधी कहा जा रहा है। तो मेरा इस संबंध में एक बात कहना है कि जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। जितना आपको दोस्त ने चंदा दिया है ना, चंदा का सारा पैसा से जितना मीडिया खरीदना है खरीद लीजिए, जितना दम है उतना दम लगा लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी भंडारा से चुनाव हार गए थे। चुनाव हार जाने से हम अपनी लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपसे सवाल पूछते थे और आपसे सवाल पूछेंगे, ये हमारा संकल्प है। बात हम आपको कह देना चाहते हैं। देश के आम लोगों के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने उनका नमक खाया है, और जब एक बार हमने शेरनी का दूध पी लिया है तो हम दहाड़ना बंद नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जो संविधान इस देश के एक साधारण परिवार के इंसान को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, वही संविधान हमको भी, आंगनबाड़ी के बेटे को भी अधिकार दे सकता है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है, उससे प्रश्न पूछ सकता है।